यदि हम ये विश्लेषण करें या हम ये जानना चाहें या हम हमारे साथियों को बताना चाहें कि ये जाति वाली बात जो हमारे समाज में इतनी गहरी पैठ है, और जैसा आपने कहा कि पिछले 5 सालों में मैंने तो कभी किसी से जाति पूछी नहीं और मुझसे भी किसी ने कभी जाति पूछी नहीं। और ये बात मेरे भी अभी ध्यान में आती है कि जब हम कोई कैब बुक करते हैं, जब हम बस में जाते हैं, जब हम ट्रेन में जाते हैं, जब हम फ्लाइट में जाते हैं, तो हम कभी नहीं सोचते कि पायलट कौन-सी जाति का होगा या जो एयर होस्टेस हैं वो कौन-सी जाति की हैं। अब जब फिर से जातिगत जनगणना की बात आ रही है तो हमें अपनी-अपनी जाति याद दिलाई जा रही है और हमारे आस-पास जो लोग हैं उनकी भी जाति याद दिलाई जाएगी। तो इसको रोकने के लिए लोग क्या करें? एक आम व्यक्ति है जो अगर जातिगत जनगणना हो तो लोग बताएं कि हम कोई जाति नहीं बताना चाहते, जो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप देखिए दुनिया में असमानता हर देश में रही है, कहीं श्वेत अश्वेत रहे हैं, कहीं जैसे जापान में अलग अलग जातियां रही है। एक जाति थी जो बिल्कुल पिछड़ी जाति थी, वहां सरकार ने कानून बनाया और उन्हें अधिकार दिए। दक्षिण अफ्रीका जो आज़ाद हुआ है वहाँ ऐसा नहीं कि गोरे लोगों का कि इनको बिल्कुल उन्होंने बहुत शोषण किया, इनको तो मार डालो, ऐसा नहीं। तो हमें ये सोचना होगा कि आखिर हम कहाँ जाना चाहते हैं, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पे कोई भी पार्टी ना तो बात करना चाहती। हर पार्टी कहती कि हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जो कुछ है मनुवाद ने देश को बर्बाद कर दिया, ठाकुर राजपूतों ने बर्बाद कर दिया, ब्राह्मणों ने बर्बाद कर दिया। तो हम कब तक उस बात को लेकर जीना चाहते हैं? हम ये जख्म अपने दिल में कितनी सदियों तक बनाए रखना चाहते हैं? आप देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए में तो 100 साल पहले तक दास प्रथा थी। बहुत बुरा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी प्रथा, बहुत बुरा था। और जब दास प्रथा का विरोध हो रहा था तो लोगों ने कहा कि हमारा कारोबार बढ़ जाएगा, हमें वर्कर्स कहाँ से मिलेंगे। लेकिन जब दास प्रथा खत्म की गई तो सब लोग बराबर हैं, और वहाँ अश्वेतों को जो बाकायदा गुलाम थे उन्हें अधिकार बराबरी के मिले। उन्हें शिक्षा के स्तर पर आगे लाने की कोशिश की गई, उनके लिए विश्वविद्यालयों में सीटें आरक्षित की गई, स्कूलों में जगह आरक्षित की गई, लेकिन इस तरह नौकरियों में आरक्षण नहीं किया गया। एक और बुरी बात यह है कि आरक्षण की भूख कुछ नेताओं में और कुछ जातियों में इतनी ज्यादा है कि उन्हें वहीं आरक्षण से कि नौकरी मिल जाए। उन्हें लगता है हमें नौकरी तो मिले, प्रमोशन भी मिले। भाई आपको नौकरी मिल गई, 4 लोग मान लीजिए कि एक पद पर 4 लोग आईएएस बन गए या आईपीएस बन गए या आईआरएस बन गए और अलग अलग जाति के, तो वो चाहेंगे कि जो एक पिछड़ी जाति के नाम पर एक व्यक्ति उसमें से उसे जब पहले मौका मिले। मध्य प्रदेश का ही किस्सा है, पुलिस इंस्पेक्टर पदों के लिए भर्ती हुई थी कुछ साल पहले की बात। तो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में भर्ती हुई। तो जो कट ऑफ मार्क्स थे वो अलग अलग थे। जो सवर्ण विद्यार्थी थे, सवर्ण कैंडिडेट्स थे, उनके मार्क्स ज्यादा थे, वो भी सब इंस्पेक्टर बने। जो सवर्ण नहीं थे उनके भी बर्बाद बने। लेकिन जब प्रमोशन की बारी आई तो कुछ साल में ही उस व्यक्ति को प्रमोशन पहले मिल गया जो कम योग्य था। तो इस देश को ये सोचना तो पड़ेगा, कभी न कभी तो आपको सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कि मेरिट की कोई उपयोगिता है या नहीं। और आपकी जिम्मेदारी ये है कि वो लोग जो आपको लगता है कि जिनको कम सुविधा मिली है उन्हें सुविधाएं दें, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें स्कूल, कॉलेज, हायर एजुकेशन सब में उन्हें मौके दें, लेकिन क्वालिफाइड बनाएं, क्वालिटी के नाम पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, वरना तो हम सिस्टम ही खराब कर लेंगे। जो दिया जा रहा है मौका उन्हें दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी उनके चयन में जो भेदभाव है वो इस कदर है कि कहा नहीं जा सकता। एक खबर मैंने देखी थी, गणित के शिक्षकों की नियुक्ति थी और जिस व्यक्ति का चयन गणित पढ़ाने के लिए किया गया उसको 100 में से -23 मार्क्स मिले। 100 में से -23 मार्क मिले थे और वो गणित का टीचर बन गया। गणित का टीचर, और जिनके 100 में से 80 मार्क्स मिले थे वो नहीं बने, क्योंकि ये आरक्षण के कारण। आरक्षण। तो कभी ना कभी तो आप आज नहीं सोचोगे कि आपका राजनीतिक हित है, तो आप आज नहीं सोचोगे। अच्छा, अगर आप ये बात कहेंगे तो कहा जाएगा ये तो मनुवादी सोच है, ये तो ब्राह्मणवादी सोच है, ये तो हमेशा
सदियों से ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे खून के प्यासे हैं और हमारा शोषण, ये बात कहेंगे। तो कभी तो आपको सोचना होगा कि डॉक्टर आम्बेडकर को आम्बेडकर सरनेम किसने दिया, डॉक्टर आम्बेडकर को विदेश में पढ़ने जाने की सुविधा किसने दी, किसने वजीफा देके भेजा, डॉक्टर आम्बेडकर को किसने अपने यहाँ बढ़िया से बढ़िया जॉब ऑफर किया, क्या डॉक्टर आम्बेडकर ने बॉन्ड तोड़ के 3 साल का बॉन्ड किया था, उन्होंने 3 साल से पहले 1 साल के पहले नौकरी छोड़ दी, तो कोई कोर्ट कचहरी की। तो आप पूरे समाज को कि ये ब्राह्मण है या ये मनुवादी है या ठाकुर है और ये दलित विरोधी है, ऐसा सोचना बंद करना पड़ेगा। और डॉक्टर अंबेडकर भी अगर वहाँ पहुँचे थे, तो वो विद्या के कारण ही पहुँचे थे, मेहनत के कारण ही पहुँचे थे। उस टाइम जीनियस थे, तो हाँ, कोई ऐसा आरक्षण नहीं था, मेहनत की उन्होंने, खूब पढ़ाई की और पहुँचे। वो जीनियस थे। और अभी भी मुझे लगता है कि डॉक्टर आम्बेडकर का जो मूल्यांकन होना चाहिए देश में, वो नहीं हुआ है। लोग उन्हें केवल संविधान निर्माता कहते हैं, जबकि उनका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में है, पत्रकारिता में है, संसदीय कार्यकाल उनका बहुत प्रभावशाली रहा, एक सांसद के रूप में उनका मूल्यांकन होना बाकी है। आरबीआई का गठन जब हुआ, आरबीआई बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा उस जमाने में, तो आरबीआई की स्थापना में डॉक्टर आम्बेडकर का योगदान था। और एक और बात है मनीषा जी, एक बार ये हुआ कि भारत आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत चौपट थी, तो वहाँ की हुकूमत ने डॉक्टर आम्बेडकर को एक कमेटी में लिया, उनकी सलाह ली कि बताइए हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारें। तो जीनियस लोग थे, लेकिन उन्हें एक जाति का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति पूरे देश का प्रतीक है, उसे आप एक जाति का प्रतीक बना दें, तो ये उस व्यक्ति के साथ भी नाइंसाफी है। अभी इस देश में जो चल रहा है, ये चुनावी राजनीति को भी देखिए, सीटें देखिए, जो व्यक्ति हमारी लोकसभा, विधानसभा, सब सीटों चुनाव में जातिगत आरक्षण भी है। तो ये भी आप कब तक जारी रखेंगे कि भाई यहाँ पे इस जाति के लोग अधिक हैं तो इस जाति के व्यक्ति को मिले? तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि कोई एसटी व्यक्ति को सामान्य सीट से क्यों नहीं लड़ना चाहिए। अब हुआ ये, उसका नुकसान ही हुआ राजनीति में कि सभी पार्टियों ने कहा कि ये एससी की इतनी सीटें हैं, एसटी की इतनी सीटें हैं, तो इतनी सीटों पर उन्होंने एससी एसटी को खड़ा करना शुरू किया। उन्हें जनरल की सीट पे क्यों नहीं खड़ा करते? डॉक्टर आम्बेडकर आ जाए मान लो चुनाव लड़े, तो उन्हें आरक्षित सीट की क्या जरूरत? तो ऐसे हमारे जो बड़े दिग्गज नेता हैं, अभी सभी पार्टियों के बड़े दिग्गज, वो आरक्षित सीटें क्यों चाहिए आपको? आप तो देश के नेता हो। भाई चिराग पासवान, आप अपने आप को देश का नेता बोलते, तो आरक्षित सीटों की जरूरत क्या है? आके लड़ लो कहीं से भी और जीतोगे आप। मैं ये नहीं कहता कि आप हारोगे, क्योंकि आप में अगर प्रतिभा है तो लोग वोट देंगे, और आपके चाहने वाले सब तरफ के लोग हैं, सब हर तरह के लोग हैं। तो ये आरक्षण की व्यवस्था एक हिसाब से हमारे नेताओं को भी सीमित कर रही है। और इसके पीछे भी आप देखिए कि जो तंत्र है, वो तंत्र ये चाहता है कि वो नेता वहीं तक सीमित रहे। भाई नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, तो इतने ओबीसी हैं, तो इसके बाद भी अगर हमें आरक्षण की बात करनी पड़ रही है और हम आरक्षण का झंडा बुला, अरे भाई मैं तो कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो हैं, ये कहने की क्या जरूरत है कि ओबीसी हैं, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मुख्यमंत्री हैं तो वो अपनी प्रतिभा के बूते पे हैं। अब ये कहने के लिए कि ओबीसी हैं, हम क्यों कहना चाहते? मतलब आप उस व्यक्ति की प्रतिभा को कमतर बता रहे हैं कि देखिए ये तो ओबीसी, वो कोई ओबीसी होने के कारण बने हैं, ऐसा तो है ही नहीं। तो हमें इस सबसे ऊपर उठना होगा। जब तक हम इन छोटी बातों में उलझे रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। हम सामाजिक न्याय, अच्छा सामाजिक न्याय की बात भी है, तो हर व्यक्ति के साथ न्याय हो। हर मतलब ये नहीं कि केवल एससी के साथ न्याय हो, हर एक के साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन आप ये बात नहीं कह सकते आज की तारीख में।